जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आज का हमारा टॉपिक महिलाओं पर, महिलाओं की समस्याओं पर है। तो ये जो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ये प्रत्येक घर में सभी व्यक्ति अगर इस बात को मानने लग जाए तो आने वाली समस्याओं में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन एक साथ में नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे करके होता है। तो ये कहना चाहती हूँ मैं कि एक परिवार ही नहीं, पूरे भारत में नारियों का सम्मान हो और पूरा भारत हमारा घर है, और जहाँ नारी का सम्मान होगा वहीं देवताओं का निवास होगा। भारत देवताओं का घर है, देवताओं का निवास स्थान है। अगर इसका ऑपोजिट पहलू देखें, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता और महिलाओं को घर में प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनके घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और वो परिवार या वो घर एक गर्त की दिशा में जाता है। आज समाज में हम जब देखते हैं, जब बलात्कार जैसे गंभीर मामले सामने आते हैं, बहुत ही इन मामलों से दुख होता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों। सरकार ने समय समय पर हमारे लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, उन कानूनों को सटीकता से लागू भी किया है। आवश्यकता है आज इन सब में अपनी मानसिकता बदलने की। हम अपनी मानसिकता बदलेंगे, अपने आसपास के रहने वाले लोगों की मानसिकताओं में बदलाव करेंगे। धीरे धीरे करके जब लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, तभी समाज में परिवर्तन आना संभव है। तो आज के जो मुद्दे की बात मैं करना चाह रही हूँ वो है महिलाओं की समस्या। महिला जन्म लेते ही उसकी एक समस्या शुरू होती है, कन्या भ्रूण हत्या। बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। फिर अगर वो बड़ी कर दी जाती है तो बाल विवाह के रूप में उसका विवाह कर दिया जाता है और छोटी आयु में ही उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब विवाह की बारी आती है तो पिता के पास इतना धन नहीं होता है कि वो अपनी पुत्री को दहेज में बहुत सारी चीज़ें दे सके। दहेज की वजह से वो कार्य और महत्व और उलझ जाता है। दहेज भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जैसे तैसे करके पुत्री का पिता अपने पुत्री को विदा करता है, उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। वो पुत्री किसी की बहू, किसी की पत्नी बनती है, आगे चलकर माँ बनती है। लेकिन जब उसके साथ अत्याचार शुरू हो जाता है, क्रूरता करना, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देना, दहेज के लिए तंग करना, ये सारी बातें शुरू हो जाती है, तो आखिर महिला का जीवन क्या। घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं सामने को आती है, जिस पे सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। दहेज की जो घटना है उसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। तो आज का जो हमारा मुख्य अधिनियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। जो विद्यार्थी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जिन्होंने LLB किया है और APO की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस का ये पार्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या होता है दहेज, क्या होती है इसके बारे में अपराध, क्या होता है शास्ति, कब कोई कार्य किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले ये एक्ट बना 1961 में। 61 से पहले जब सामान्य तौर में विवाह की शुरुआत हुई तो विवाह के बहुत सारे प्रकार जो हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, इस तरह के बहुत सारे विवाह हम पढ़ते आते हैं। तो कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप पुत्री को दिया जाता था। अब वो उपहार आगे चलकर समाज की एक बुराई बन गया, दहेज प्रथा जिसे हम आज कहते हैं। ये दहेज प्रथा धीरे धीरे समाज को खाती जा रही है, पुत्रियों के जीवन को नष्ट करती जा रही है। हमें इस एक्ट को समझना है और सिर्फ किताबी पर्पज से ही नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज से ही नहीं, हमें अपने जीवन में भी इन बातों को उतारना है और दहेज लेने देने संबंध में विरोध भी करना है और इससे स्वयं को अलग भी रखना है। 1961 से पहले के एक्ट जो भी दहेज के मामले हैं उन पर ये अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये अधिनियम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता है, अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए इसमें कहा गया है कि 1961 यानी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अगर ऐसा कोई कार्य होता है जिसके लिए अपराध और शास्ति बनाई गई है, तो सबसे पहली बात तो ये अधिनियम 1961 में बना था, जो 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। इस तारीख को याद करने के लिए आप एक बात ध्यान रखें, कभी भी किसी का बर्थ जो 1 जुलाई को हो तो आपको ये बात